ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है और वो भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ्स के ज़रिए। इसलिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। इस टॉपिक का दूसरा नेम है स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। अब हमने देखना है कि हम लोग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को हम मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो ग्राफ्स कौन कौन से हैं? बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, ओगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, स्कैटर प्लॉट एंड पाई चार्ट। अब नेक्स्ट हमने इन सभी ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है बार चार्ट को। बार चार्ट के अंदर जो बार वर्ड है ये एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। अब हम बार चार्ट को देख लेते हैं। अब बार चार्ट इज़ अ चार्ट डैट रिप्रेजेंट्स डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। बार चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है और कैसे रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर बार्स के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बार्स बनी हुई हैं और ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़ डैट दे रिप्रेजेंट। ये जो बार्स हैं इसकी जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इसकी वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल है। जैसे कि ये 5 बार्स बने हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? येलो वाले की है और सबसे कम लेंथ है ग्रीन वाले की। तो हर एक बार की जो लेंथ है वो वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल है। जो येलो वाला बार है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 9 है, जबकि जो ग्रीन बार है इसकी वैल्यू सबसे कम है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ कम है। जबकि जो रेड वाला है इसकी वैल्यू 8 है, इसलिए इसकी लेंथ जो है वो येलो वाले से कम है। तो हर एक बार की जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी वैल्यूज़ के। द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो बार्स हैं इसको आप वर्टिकली भी प्लॉट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। किस तरीके से? जैसा कि इधर है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। और जो टॉप से बॉटम लाइन होती है ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल। तो वर्टिकल बार जो है वो ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं वो कैसे जा रहे हैं? लेफ़्ट से राइट की जानब। इसके बाद है बार चार्ट के अंदर इट शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। बार चार्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान कंपैरिजन को स्टडी करते हैं। जैसे कि जो रिसेंटली यहाँ पे एक ग्राफ है इसके अंदर ये बताया गया है कि कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है। जैसे कि जो रेड है, रेड कलर 8 बच्चों को पसंद है, और जो ग्रीन कलर है ये 5 बच्चों को पसंद है, और जो येलो कलर है वो 9 बच्चों को पसंद है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इनके दरमियान कंपैरिजन बताया गया है कि कौन सा कलर जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है बच्चों के दरमियान और कौन सा कलर जो है उनको कम पसंद है। इट इज़ ईजी टू रीड एंड इंटरप्रेट। जैसा कि इसको हम लोग ईजिली रीड कर सकते हैं तो इसको हम लोग ईजिली जो है इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा कलर सबसे कम पसंद है। बार चार्ट के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक है एक्स और दूसरा होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कैटेगरीज़ को। जैसे कि ये वाला जो है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ है। जबकि जो वाई एक्सिस है इट हैव अ स्केल, इसके पास स्केल है, इसके अंदर वैल्यूज़ बताई गई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसे कि 0 है, 2 है, फिर आ रहा है 4, 6, 8 और 10। तो जो एक्स एक्सिस है ये डिफरेंट कैटेगरीज़ को बताता है और इसके पास कोई स्केल नहीं होता, जबकि जो वाई एक्सिस है इसके अंदर स्केल होता है। और जो बार चार्ट है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसको हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक देखा जाए डिसएडवांटेजेस तो वो ये है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ती है कि बाज़ औक़ात बच्चों को जो है ग्राफ की समझ नहीं आती, तो हमें उसकी वजाहत देनी पड़ती है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम जो है ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसे करता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफ डेट यूजेस पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा अंडर एनालिसिस। ये ग्राफ की एक ऐसी किस्म है जो कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करती है? पिक्चर्स को यूज़ करते हुए, बजाय ये कि बार्स के, क्योंकि बार को जो है बार ग्राफ के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन पिक्टोग्राम के अंदर हम लोग पिक्चर्स को यूज़ करते हुए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अ पिक्टोग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राम को पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। जैसे कि ये एक पिक्टोग्राम है और ये एक पिक्टोग्राम है। ये वाले पिक्टोग्राम के अंदर शो किया गया है फायर को, और ये जो पिक्टोग्राम है इसके अंदर एक स्कल है और नीचे जो है
बोन्स बनाई हुई है, और बोन्स कैसे बनाई है, ऐसे करके, जैसे कि क्रॉस है। और इस जो पिक्टोग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं स्कल क्रॉस बोन। पिक्टोग्राम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि पिक्टोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर रहा हो किसी न किसी चीज़ को। जैसे कि ये जो फायर का साइन है, ये ऐसी चीज़ को शो कर रहा है कि इससे जो है आग लग जाएगी। अक्सर हम लोग जैसे कि कोरोना डेज़ में जो है सैनिटाइज़र को लोग यूज़ करते थे, तो सैनिटाइज़र के ऊपर ये वाला पिक्टोग्राम बना होता था, फायर वाला। तो उसका मतलब ये था कि सैनिटाइज़र आपने लगाकर फौरी तौर पर जो है आग के पास नहीं जाना, क्योंकि इससे क्या होगा, आग लग जाएगी। और दूसरा जो है क्रॉस बोन वाला बना हुआ पिक्टोग्राम, और ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। जैसे कि अक्सर जो खादें वगैरह होती हैं उसके ऊपर ये वाला पिक्टोग्राम बना होता है, तो उसका मतलब ये है कि ये टॉक्सिक है, तो आपने इसको टच वगैरह जो है नहीं करना, इससे कैंसर जो है कॉज हो सकता है। इट शुड बी रिकोगनाइजेबल बाय ऑल पीपल, पिक्टोग्राम ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको रिकोगनाइज़ कर सकें, लोग इसकी पहचान कर सकें, इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों को इसकी समझ ना आ सके। पिक्टोग्राम शुड बी क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, ये क्लियर होना चाहिए और ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसके बाद हमने देखना है हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम लोग डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि जो इस वक्त हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, इसके अंदर 6 जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इन हिस्टोग्राम देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स। हिस्टोग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बार्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 बार्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। जैसे कि जो बार ग्राफ है वो इस तरीके से होता है कि उसके अंदर एक बार यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार जो है यहाँ पर है। और इन बार के दरमियान हम लोग देखते हैं गैप्स हैं, एक यहाँ पर गैप आ रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, गैप्स आता है बार्स के दरमियान, लेकिन जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर जो भी बार्स हैं उनके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता। डेटा इज़ कंटिन्यूस, हिस्टोग्राम में डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे कि एक डेटा फिर साथ ही उसके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि डेटा जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली जा रहा होता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि इसके अंदर आप लोग डेटा जो है उसको इंटर कर ले तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर जो है किसी किस्म की कोई चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉट फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप इस किस्म के ग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ईच बार टिपिकली कवर्स आर रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे फर्स्ट इसमें है ब्लू बार, ब्लू बार जो है तकरीबन ये 20 वैल्यूज़ को कवर कर रहा है। तो जो भी वो 20 वैल्यूज़ को कवर कर रहा है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बिन बोलेंगे या उसको क्लास बोलते हैं। ईच बार टिपिकली कवर्स आर रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कॉल्ड अ बिन और क्लास, उसको हम बिन कहते हैं या फिर क्लास कहते हैं। अ बार हाइट इंडिकेट्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स विद द वैल्यू विद इन द कोरस्पॉन्डिंग बिन, यानी कि बार की जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेटा के। इसमें सबसे लंबा बार जो है वो ये ग्रीन वाला है, इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे कम ये ऑरेंज वाला है, इसकी हाइट कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सबसे कम है। इसके बाद हमने देखनी है हिस्टोग्राम की डिफरेंट शेप्स। इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि बेल शेप्ड हो सकता है या फिर ये बाई मॉडल हो सकता है। ये वो वाला हिस्टोग्राम है जिसकी बेल शेप है, जैसे कि बेल की शेप होती है बिल्कुल ऐसे। ये हिस्टोग्राम की वो शेप है जिसको हम लोग बाई मॉडल कहते हैं। बाई मॉडल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 पीक्स हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो बाई मॉडल जो हिस्टोग्राम है इसके पास 2 पीक्स होती हैं, और 2 पीक्स का मतलब यह है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं। और ये है थर्ड हिस्टोग्राम की पिक, स्क्यूड राइट, यानी कि स्क्यूड राइट। स्क्यूड राइट किसको कहते हैं, हिस्टोग्राम। स्क्यूड राइट हिस्टोग्राम एक ऐसा हिस्टोग्राम होता है जिसकी पीक किस साइड पर होती है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर होती है। जबकि जो स्क्यूड लेफ़्ट हिस्टोग्राम है ये एक ऐसा हिस्टोग्राम होता है जिसकी पीक राइट साइड पर होती है। यानी कि अगर स्क्यूड राइट है तो आपने अपोजिट लिखना है कि इसकी जो पीक है वो लेफ़्ट साइड पर है, और जो स्क्यूड लेफ़्ट होता है उसकी पीक किस साइड पर होगी, राइट साइड पर होगी। तो जो स्क्यूड राइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड हिस्टोग्राम है, और जो स्क्यूड लेफ़्ट होता है इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम की एक और शेप है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम।
इसको हम लोग यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग प्लॉट करते हैं उन सब की जो यहाँ पर जो बार है उसकी हाइट जो है वो सिमिलर ही आती है। यानी कि यहाँ पर आप एक बार को देखेंगे तो उसकी लेंथ दूसरे की इक्वल है, दूसरे की तीसरे की इक्वल है। इस तरह तकरीबन सभी बार की लेंथ जो है वो सेम आ गई है। यूनिफॉर्म भी सेम को ही कहते हैं, यानी कि एक ऐसा हिस्टोग्राम जिसके अंदर हर एक बार की लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद हिस्टोग्राम की एक और शेप है जिसको बोलते हैं रैंडम शेप। रैंडम शेप किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके पास कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर हिस्टोग्राम देखते हैं, इसके अंदर 3 पीक्स हैं, एक ये वाली, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये एक ऐसा जो है ग्राफ है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करके उसके डेटा को प्लॉट करने की कोशिश की गई है, इसलिए इसकी 3 डिफरेंट पीक्स आई हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन डेटा को जस्ट सेपरेट करके ग्राफ्स के ऊपर प्लॉट करें। नेक्स्ट हमने देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जैसे कि हिस्टोग्राम जो है वो वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो फोर्थ जो मेथड जिसके ज़रिए हम लोग डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ सिमिलर टू हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये हिस्टोग्राम से मिलता जुलता है। और ये किस तरीके से मिलता जुलता है? जैसा कि ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हम लोग बार्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर हम लोग बार्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसके अंदर हम लोग लाइन को यूज़ करते हैं और डेटा को इसके अंदर प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट मेथड जिसको यूज़ करते हुए हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है ओगिव। ओगिव को ओगिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेटा को कर्व की शक्ल में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कर्व्ड शेप को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर हम लोग डेटा को कैसे ड्रा करते हैं? जैसे कि अक्सर टीचर कहते हैं कि आप लोग जो है अपनी नोटबुक्स निकालें और उसके ऊपर ये ग्राफ बनाएं, और उसको ग्राफ को बनाते हुए आप लोगों ने स्केल को यूज़ करते हुए लाइनें लगानी। जैसे कि ये ग्राफ है तो इसके अंदर आपने ऐसे बनाना है, तो आप लोग जो है स्केल को यूज़ करते हैं, यूँ करके लाइनें ड्रा करें। तो आपने स्केल को यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट फ्री हैंड उसको ड्रा करना है, यानी कि अपने हाथ से ही आपने लगा कर लाइनें जो है उसको ड्रा करना है। तो इसको कहते हैं ओगिव, यानी कि ये फ्री हैंड कर्व होता है। ओगिव के अंदर हम लोग जो डेटा की वैल्यूज़ हैं उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि ये वाला इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसको वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मेथड्स ऑफ ओगिव्स आर। ओगिव्स के 2 मेथड हैं, एक है लेस देन ओगिव और दूसरा है मोर देन ओगिव। यहाँ पर जो पर्पल में शो किया गया है ये है मोर देन ओगिव, और जो यहाँ पर रेड कलर में शो किया गया है वो कौन सा है? ये है लेस देन ओगिव। सबसे पहले हमने देखना है लेस देन ओगिव किसे कहते हैं। ये है वैल्यूज़ 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो 1 है इसके आगे हम लोग 1 ही लिख देते हैं जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, और जो 2 है इसके आगे हमने क्या करना है, जो पिछली वैल्यू है 1 उसके अंदर 2 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाना है 3। इसके बाद नीचे है 3, इस 3 को ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर जो पिछली वैल्यू 3 है उसको प्लस कर देना है। तो 3 + 3 कितने हो गए हैं? 6। यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पर 4, तो 4 को हमने ऐसा नहीं लिखना। 4 के अंदर 4 की जो पिछली वैल्यू है जो कि 6 है यहाँ पर, तो उसको 6 को हमने इस 4 के अंदर प्लस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो जब हम लेस देन ओगिव के ग्राफ को ड्रा करते हैं इस तरह से, इसके ऊपर हमने ड्रा करना है। तो पहली वैल्यू क्या होगी 1, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ ग्राफ को प्लॉट करते हुए कि ये है यहाँ पर 2, इसके बाद है ये 4, फिर इसके बाद आता है 6, फिर आता है यहाँ पर अगर मैं 8 लिख दूँ और इसके बाद आ गया यहाँ पर 10। तो यहाँ पर मैं 1 को, इसके बाद 3, फिर आएगा यहाँ पर 6 और फिर 10। इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करते हुए इस ग्राफ को ड्रा किया है। जो लेस देन ओगिव है इसके अंदर जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की जानिब आता है, इसलिए जो ये वाली डायग्राम है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि ये वाला जो कर्व है वो नीचे से ऊपर की जानिब है, और ये है लेस देन ओगिव का। इसके बाद आता है मोर देन ओगिव। मोर देन ओगिव के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पहले किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पहले हम 10 को, फिर 6 को, फिर 3 को, और फिर इसके बाद 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास ये वाला, इसको अगर हम इस वाले से रिप्रेजेंट करें तो पहले 10 आएगा, 10 के बाद हम लोग किसको करेंगे? इसके बाद हम लोग 6 पे आ जाएंगे, 6 के बाद हम लोग 3 पर, 3 के बाद 1 पे आ जाएंगे। तो ये जो कर्व है ये ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, इसलिए जो पर्पल कलर वाला यहाँ पर है वो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है, और ये कौन सा है? मोर देन ओगिव।
नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है कि हम लोग डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट यूज टू प्लॉट डेटा ऑन एक्स वाई प्लान। ये एक्स वाई प्लान के ऊपर डेटा को प्लॉट करता है। इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये दो वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट और वेरिएबल्स, यानी कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको क्या कहा जाता है, को रिलेशन इसको कहते हैं। और ये जो को रिलेशन है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है कि जब जो वन वाली वैल्यू है ये इंक्रीज़ होगी और फिर टू वाली वैल्यू भी इसके साथ ही इंक्रीज़ होगी, तो इसको कहते हैं कोरिलेशन पॉजिटिव है। और यानी कि अगर वन वाली वैल्यू डिक्रीज़ होगी है और टू वाली वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी तो इसका भी यही मतलब है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर वन वाली जो वैल्यू है अगर ये इंक्रीज़ होगी है लेकिन जो टू की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी है, यानी कि एक इंक्रीज़ हुई और दूसरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी, तो इसको बोलते हैं कि कोरिलेशन नेगेटिव है। नेक्स्ट इसमें यह है कि व्हेन टू यूज़ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट को हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट को हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमन वेदर अ पर्टिकुलर काज एंड इफेक्ट आर रिलेटेड, कि क्या काज और जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। स्कैटर प्लॉट को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये एक ड्रग है और इस ड्रग का क्या असर है कि एक बंदा जब इसको लेता है तो उससे उस ड्रग को लेने से उसको नींद आ जाती है, यानी कि स्लीप जैसी कंडीशन जो है पैदा होती है ऐसे। तो यहाँ पर हम स्कैटर प्लॉट का किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू डिटरमन वेदर अ पर्टिकुलर काज एंड इफ़ेक्ट आर रिलेटेड। यहाँ पर काज कौन सा है, ये ड्रग, और इस ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है कि इससे स्लीप मतलब कि होती है, यानी कि एक बंदा जो है उसको खाने से उस ड्रग को लेने से जो है वो सो जाता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या जो एक काज और जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, यानी कि क्या वाकई इस ड्रग को लेने से नींद आती है या नहीं। इस तरह हम स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हुए काज और जो इफ़ेक्ट है इसके दरमियान रिलेशनशिप को डिटरमन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जिसको यूज़ करते हुए हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है पाई चार्ट। अ पाई चार्ट डिस्प्लेज डेटा इन एन ईजी पाई स्लाइस फॉर्मेट विद वेरिंग साइज। जैसे कि ये सर्कल है और इसके अंदर हम लोग डेटा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट यहाँ पर स्लाइसिस के ज़रिए। तो यहाँ पर हर एक स्लाइस जो है उसका जो साइज़ है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास कितना डेटा है। जिस स्लाइस का जो साइज़ है वो ज़्यादा हुआ इसका मतलब है कि इसके अंदर वैल्यू ज़्यादा होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक और पाई चार्ट है और उसका डेटा जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर वो वाली स्लाइस जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है वो ये वाली स्लाइस है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है।